हाय एवरीवन, आप लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद था वो पहला था पर्यायवाची शब्द, फिर था विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उसके बाद था अनेकार्थी शब्द। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। लगातार इसकी जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप लोग करते रहिएगा। अब है पांचवा आधार पर। तो पांचवा आधार क्या है? व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। क्या है? व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रकार और भेद में अंतर है। व्याकरणिक आधार पर जो है शब्द के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? व्याकरणिक आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी और दूसरा क्या है? अविकारी। विकारी और दूसरा है अविकारी। ये समझ में आ गया कि शब्द के जो है वह क्या है? तो शब्द अविकारी शब्द और विकारी शब्द क्या है? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी मतलब होता क्या है? तो विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन या परिवर्तित। तो परिवर्तन अविकारी का अर्थ क्या होता है? तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता। अविकारी का अर्थ क्या होता है? जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब विकारी शब्द के भेद कितने हैं? तो इसके चार भेद हैं। कितने चार भेद हैं? तो चार भेद है। और अविकारी के कितने हैं? ये पांच भेद है। पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद नाम समझाएंगे। पहले क्या है? तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के दो प्रकार है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों, वाक्य में प्रयोग होने के बाद जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आता है। क्या होता है? परिवर्तन आता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। क्या आता है? तो परिवर्तन आता है। क्या आता है? तो परिवर्तन। किसमें? विकारी में परिवर्तन आता है, तो इसे विकारी कहते हैं। किसके किसके आधार पर? लिंग, काल, वचन और कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन आता है। तो ये सारे शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्द है। पहला है संज्ञा, फिर दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा क्या है? तो क्रिया है। आप लोगों के 9th में व्याकरण का चैप्टर बहुत ज्यादा है, सिलेबस काफी है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मैं जो बता रही हूँ उसको सुन के ध्यान से पढ़िएगा। संज्ञा शब्द जो लड़का है, तो लड़का में अब परिवर्तन किसके आधार पर? तो एक लड़का है तो एक लड़का बोलेंगे, अगर उससे ज्यादा है लड़के, लड़कों ने, लड़कों के लिए आधे। ये क्या हो गया? तो शब्द में परिवर्तन आ गया। लड़का से बन गया लड़के, लड़के से क्या बन गया? लड़कों ने, लड़कों के लिए आदि। फिर सर्वनाम शब्द है तुम, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, तुमको, तुम में। विशेषण शब्द क्या है? अच्छा, अच्छी, अच्छा, अच्छे। यानी कि इन शब्दों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ये लिंग के आधार पर, उसके बाद इसमें कारक के आधार पर, वचन के आधार पर और काल के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है। विशेषण तो आपको पता है
अच्छा के अच्छी, अच्छा अच्छे। फिर क्रिया शब्द आता है, आता था, आया, आएगा या आएगी, तो ये सारे परिवर्तन होते रहते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है किसी भी कारण से, चाहे लिंग हो, वचन हो, कारक हो या काल हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहला क्रिया विशेषण भीतर, यहाँ, जल्दी जल्दी, दिन भर आदि। संबंध बोधक के निकट, के बाद, अपेक्षा, समुच्चय बोधक या, क्योंकि, इसलिए आदि। विस्मयादि बोधक छी, चुप, धिक आदि। निपात, ही तो, भी आदि। तो कहने का तात्पर्य है जो अविकारी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन या विकार नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। किन्हें कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों में शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन या विकार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अविकारी। अविकारी के कितने भेद है? 5 है। अविकारी शब्द के कितने भेद है? 5 है। विकारी के कितने हैं? 4 है। तो अविकारी में आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब यहाँ पे विकारी और अविकारी आप शब्द के बारे में पढ़े हैं, तो शब्द तो ठीक है, लेकिन शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो वो क्या बन जाता है? तो वो पद बन जाता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो वो क्या बनता है? तो वो पद बन जाता है। तो पद किसी वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द कोई ना कोई व्याकरणिक प्रकार्य करता है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग हुआ शब्द का तो वह क्या करेगा? कोई ना कोई व्याकरणिक प्रकार्य करेगा। मान लीजिए कि ये गंगा है और गंगा शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या है? मेरे देश में गंगा बहती है। गंगा बहती है या गंगा नदी बहती है? तो ये जो गंगा है यह क्रिया क्या है? तो यह काम कर रही है बहने का, लेकिन गंगा स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे क्या है? तो बहती है, क्रिया का रूप में चेंज हो गया, लेकिन पद क्या हुआ? एक रूल्स है ना, जो व्याकरण का नियम है उसके आधार पर वह काम करती है। ये गंगा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी यहाँ पे क्या हो गया है? तो वो स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए पद क्या है? स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। क्यों? क्योंकि वाक्य में प्रयोग हुआ है और वह व्याकरणिक प्रकार्य करता है, इसीलिए वह क्या है? वह पद बन गया है, वो शब्द नहीं है। शब्द क्या है? भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। उसके बाद है शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में अंतर क्या हो सकता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द, पद, हाँ अंतर। दोनों में अंतर क्या है? तो शब्द जो है एक सबसे पहला क्या है? शब्द जो है, शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है, पद भी बनता है। उसके बाद यह भाषा की क्या है? स्वतंत्र इकाई है। भाषा की स्वतंत्र इकाई है।
प्रत्येक शब्द का निश्चित कोशीय अर्थ होता है। क्या होता है? जो प्रत्येक शब्द है उसका कोशीय अर्थ होता है, कोई ना कोई अर्थ होता है। शब्द का कोशीय अर्थ होता है। इसके बाद हमको देखना है कि जो शब्द के मेल से क्या बन जाता है, तो वाक्य बन जाता है। जो शब्द है उसी के मेल से वाक्य बनता है। शब्द के सार्थक तथा व्यवस्थित समूह से वाक्य बनता है। अब आपको देखना क्या है कि पद में क्या सब है। पद क्या है? पद तो सबसे पहले वह अपने स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। पद क्या नहीं होता है? वह अपने स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। पद परतंत्र है। परतंत्र है। पद वाक्य में व्याकरणिक प्रकार्य करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो पद है वह क्या है, तो वाक्य में प्रयोग होता है और वाक्य में प्रयोग होकर के वह व्याकरण के नियम के अनुसार चलता है। और यह क्या होता है? दूसरे शब्दों के ऊपर निर्भर होता है। प्रत्येक शब्द एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करने लगता है। किसमें? तो पद में। सारे शब्द मिलता है, वह एक दूसरे पर निर्भर होता है और वह किसी न किसी शब्द के रूप में कार्य करने लगता है। अगर सारे शब्द मिल करके, जैसे क्या है कि मेरे देश में गंगा बहती है, तो वो क्रिया का काम कर रही है। कौन सा? संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, ये सारे। तो ऐसे ही इकाई का काम करना शुरू कर देता है। अब क्या है? पद का परिचय। पद का परिचय क्या होना चाहिए कि जो पद है वो क्या है? स्पष्ट है कि प्रत्येक वाक्य अनेक पदों के मेल से बनता है। जो वाक्य है वह क्या है? वो अनेक पदों के मेल से बनता है। पद वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का व्यवहारिक रूप है। जो पद है वह वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों का व्यवहारिक रूप होता है। इसके नियमों में बंधकर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि के रूप में कार्य करते रहते हैं। और इसमें परिवर्तन किसके ऊपर आता है? लिंग, वचन, कारक आदि पारस्परिक निर्भरता के कारण पद का रूप जो है वह परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। पदों के भेद एवं उनका परिचय। जो पद है उसका भेद क्या है? तो पहले तो आप देखें कि जो शब्द है वो दो प्रकार के हैं। क्या सब है? तो विकारी है और अविकारी है। तो विकारी का भेद 4 है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और गंगा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या है? तो बहती है, क्रिया का रूप में चेंज हो गया। लेकिन पद क्या हुआ? एक रूल्स है ना, जो व्याकरण का नियम है उसके आधार पर वह काम करती है। ये गंगा स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी यहाँ पे क्या हो गया है? तो वो स्त्रीलिंग है। तो इसीलिए पद क्या है? स्वतंत्र नहीं है, वो परतंत्र है। क्यों? क्योंकि वाक्य में प्रयोग हुआ है
और वह व्याकरणिक प्रकार्य करता है, इसीलिए वह क्या है, वह पद बन गया है, वह शब्द नहीं है। शब्द क्या है, भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। उसके बाद है शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में अंतर क्या हो सकता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द, पद, हाँ अंतर। दोनों में अंतर क्या है? तो शब्द जो है एक सबसे पहला क्या है, शब्द जो है, शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है, पद भी बनता है। उसके बाद यह भाषा की क्या है, स्वतंत्र इकाई है। भाषा की स्वतंत्र इकाई है। प्रत्येक शब्द का निश्चित कोशीय अर्थ होता है। क्या होता है? जो प्रत्येक शब्द है उसका कोशीय अर्थ होता है, कोई ना कोई अर्थ होता है। शब्द का कोशीय अर्थ होता है। इसके बाद हमको देखना है कि जो शब्द के मेल से क्या बन जाता है, तो वाक्य बन जाता है। जो शब्द है उसी के मेल से वाक्य बनता है। शब्द के सार्थक तथा व्यवस्थित समूह से वाक्य बनता है। अब आपको देखना क्या है कि पद में क्या सब है। पद क्या है? पद तो सबसे पहले वह अपने स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। पद क्या नहीं होता है? वह अपने स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। पद परतंत्र है। परतंत्र है। पद वाक्य में व्याकरणिक प्रकार्य करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो पद है वह क्या है, तो वाक्य में प्रयोग होता है और वाक्य में प्रयोग होकर के वह व्याकरण के नियम के अनुसार चलता है। और यह क्या होता है, दूसरे शब्दों के ऊपर निर्भर होता है। प्रत्येक शब्द एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करने लगता है। किसमें? तो पद में। सारे शब्द मिलता है, वह एक दूसरे पर निर्भर होता है और वह किसी न किसी शब्द के रूप में कार्य करने
मिल करके, जैसे क्या है कि मेरे देश में गंगा बहती है तो वो क्रिया का काम कर रही है, कौन सा, संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, ये सारे, तो ऐसे ही इकाई का काम करना शुरू कर देता है। अब क्या है, पद का परिचय। पद का परिचय क्या होना चाहिए कि जो पद है वो क्या है। स्पष्ट है कि प्रत्येक वाक्य अनेक पदों के मेल से बनता है। जो वाक्य है वह क्या है, वो अनेक पदों के मेल से बनता है। पद वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का व्यवहारिक रूप है। जो पद है वह वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों का व्यवहारिक रूप होता है। इसके नियमों में बंधकर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि के रूप में कार्य करते रहते हैं। और इसमें परिवर्तन किसके ऊपर आता है, लिंग, वचन, कारक आदि पारस्परिक निर्भरता के कारण पद का रूप जो है वह परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। पदों के भेद एवं उनका परिचय। जो पद है उसका भेद क्या है, तो पहले तो आप देखें कि जो शब्द है वो दो प्रकार के हैं। क्या सब है, तो विकारी है और अविकारी है। तो विकारी का भेद 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी क्या है, तो अविकारी है कि तो अविकारी क्या है, तो अविकारी है क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, निपात। ये 5 भेद है किसका, अविकारी का। लेकिन पद का जब भेद बोलेंगे तो वो 9 हो जाता है। पद का भेद कितना हो जाता है, तो पद का भेद 9 हो जाता है। पद का भेद कितना होता है, 9 हो जाता है। तो 9 भेद मतलब क्या, उसमें कोई डिवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, तो पद का भेद, पद का भेद 9 है। पहला क्या है, तो पहला है संज्ञा, फिर दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया और 5वां है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, छह नंबर का भेद है संबंध बोधक, सात नंबर का है विस्मयादि बोधक, सात का है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक या समुच्चय बोधक, दो में से कोई बोल सकते हैं। और 8 नंबर का जो वेद है वो है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और 5वां क्या है, नम्मा क्या है, नम्मा है निपात। अब इन सबको एक एक करके हम लोग जानते हैं कि क्या, किसका परिचय क्या है। तो परिचय ये है कि संज्ञा, जो संज्ञा है, संज्ञा के भेद,
तो संज्ञा के भेद मूल रूप से पहले हम लोग जानते थे 5 आधार है, लेकिन मूल रूप से कितना है? तो 3 है। तो 3 है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्या सब है संज्ञा का भेद? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसमें परिवर्तन किसके आधार पर किया जाएगा? लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध होगा। जो संज्ञा है तीनों, वो तीनों का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ क्या होगा? संबंध होगा। फिर सर्वनाम, सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 भेद है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक एवं निजवाचक। पुरुष, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध, ये सारे भेद जो है इसका संबंध किसके साथ होगा? लिंग, वचन और क्रिया के साथ। फिर है क्या? विशेषण। तो विशेषण के भेद कितने हैं? 4 है। कौन सब है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। इसका भी किसके साथ होगा? लिंग, वचन, अवस्था तथा विशेष, जिसकी विशेषता बता रहा है उसके साथ संबंध। क्रिया, क्रिया के अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, नामिक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, ये क्रिया के भेद है। इसका भी किसके साथ संबंध होगा? लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य और प्रयोग तथा कर्ता एवं कर्म से संबंध होगा। किसका? क्रिया का। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के भेद रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, जिस क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता को बताता है, किसके किसके माध्यम से। तो ये रीतिवाचक, कालवाचक, ये सारा डिटेल्स में दिया हुआ है जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे। फिर है संबंध बोधक भेद, जिसमें संबंध है उन संज्ञा सर्वनामों का निर्देश। उसके बाद समुच्चय बोधक, उसके भेद समानाधिकरण, व्यधिकरण एवं जिन शब्दों, पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को मिला रहा है। समुच्चय का अर्थ ही क्या होता है? एक दूसरे से जोड़ना। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे से जोड़ना। फिर है विस्मयादि बोधक भेद एवं भाव का उल्लेख। निपात, किस पद पर बल दिया गया है उसका उल्लेख। जैसे बल क्या है? मैं चावल, दाल, रोटी ही खाऊंगा। तो यहाँ क्या हो गया कि ये चावल, दाल, रोटी ही खाएगा। और अगर मैं बता दूं कि मैं चावल, दाल, रोटी के साथ आम भी खाऊंगा, मतलब कि चावल, दाल, रोटी खाएगा ही और उसके साथ आम भी खाएगा। अर्थात जिस चीज को बताना है उसके लिए भी हो या है, पर ज्यादा जो बल पड़ता है वही बल दे करके उसको प्राथमिकता देना ही निपात कहलाता है। अब पद, पद में क्या है? जो पद का 9 भेद है उसमें विकारी और अविकारी है। विकारी जिसमें परिवर्तन होता है, अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। विकारी पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी पद है। इसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार परिवर्तन होता है। इसके बाद आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा पद किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं और इसमें किस तरह से इसका परिवर्तन किया जाता है। संज्ञा से संज्ञा के जातिवाचक से भाववाचक में, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में, ये सारे आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे उससे क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छा से काम करूंगी। थैंक यू।